यस। तो आज हम सर्च, इंस्पेक्शन, सर्च, सीज और अरेस्ट का चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो इसके सेक्शन है वो सेक्शन 67 से लेकर 72 तक के सेक्शंस है। ठीक है। और मैंने आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था। बट अब हम यहाँ पे इसी लॉ को पढ़ने जा रहे हैं कि क्या जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया क्या वही चीज़ें ये यहाँ पे भी कह रहा है कि नहीं कह रहा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको सेक्शन 67(1) की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 67 क्या बोलता है? वो ये बोलता है, सेक्शन 67 वो ये कह रहा है, CGST एक्ट 2017 का, कि प्रॉपर ऑफिसर आगे क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। एक जो प्रॉपर ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, मतलब जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट का बंदा या फिर उससे ऊपर की पोस्ट का बंदा। ठीक है। अगर उसको रीज़न टू बिलीव है, हैविंग रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव का मतलब क्या है? रीज़न टू बिलीव का मतलब है, जैसा मैंने आपको बोला था, उसको शक नहीं होना चाहिए, उसके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। राइट। कोई भी प्रूफ होना चाहिए, चाहे कोई कोई एविडेंस होना चाहिए, चाहे वो एविडेंस हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है कि कोई विक्टिम, विक्टिम कह रहा हूँ, विटनेस हो, कोई विटनेस हो। ठीक है। तो हैविंग रीज़न टू बिलीव मैं ऑथोराइज, अगर उसके पास कोई रीज़न टू बिलीव है, यहाँ पे देखो ये वर्ड रीज़न टू बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न टू बिलीव का मतलब यही है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शक के नज़रिए से नहीं, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। चाहे वो विटनेस हो सकता है या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। मे ऑथोराइज इन राइटिंग, कि वो ऑथोराइज क्या करेगा? ऑथोराइज करेगा राइटिंग में, यानी लिख कर देगा। किसको लिख कर देगा? एनी अदर ऑफिसर को, एनी अदर ऑफिसर को, यानी एक जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर का बंदा, वो अपने नीचे की पोस्ट के जो बंदों से, उससे नीचे की जो पोस्ट होती है वो होती है इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर को क्या करेगा? अब ये इंस्पेक्टर वो वाला इंस्पेक्टर नहीं है, पुलिस वाला इंस्पेक्टर। देखो, एक पुलिस के अंदर भी इंस्पेक्टर होते हैं और एक जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर भी इंस्पेक्टर होते हैं। इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। बट ये इंस्पेक्टर वो वाले क्रिमिनल वाले इंस्पेक्टर नहीं है। ये क्रिमिनल वाले इंस्पेक्टर अलग होते हैं जो आप देखते हो। ठीक है। तो एक इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। तो एनी अदर ऑफिसर को राइटिंग में देगा, क्या करने के लिए? टू इंस्पेक्ट करने के लिए। इंस्पेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्ट होता है डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना। तो इंस्पेक्ट करने के लिए देगा क्या? एनी प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कोई भी प्लेस। ठीक है। बिजनेस का कोई भी प्लेस जो उनको लगता होगा कि इस जगह पे इंस्पेक्शन करनी जरूरी है, तो टैक्सेबल पर्सन का इंस्पेक्शन करना जरूरी है, तो वो कर देंगे। प्लस में मैंने आपको ये भी बताया था, जब मैंने आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर कराया था, उसके अंदर मैंने बोला था कि आपको कौन कौन से लोग हैं जिनको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं। उसके अंदर सिर्फ बिजनेस का ओनर नहीं था, साथ में वेयर हाउस का कोई ऑपरेटर है, उसको भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं। और अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जो लॉजिस्टिक का काम कर रहा है, इधर से उधर सामान भिजवाने का काम कर रहा है, उसको भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं। तो क्या सिर्फ तो जब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड जब ये तीनों मेंटेन कर रहे हैं, तो आप खुद सोचो, क्या इंस्पेक्शन भी क्या सिर्फ एक बंदे की होगी? क्या नहीं। अगर जीएसटी ऑफिसर चाहे कि क्या बिजनेस ओनर की करना चाहता है इंस्पेक्शन, उनकी भी कर सकता है। अगर वो चाहे कि बिजनेस ओनर नहीं, इन ट्रांसपोर्टर, ऐसा हो सकता है, मतलब जीएसटी ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रांसपोर्टर का डिटेल अगर इंस्पेक्ट करूंगा तो वहाँ से भी हमें कुछ डिटेल मिल सकती है। ठीक है। या फिर उन्हें लगता है कि वेयर हाउस का जो ओनर है, जो उसका भी अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो वहाँ से भी हमें कोई डिटेल्स मिल सकती है, तो वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं वो, वहाँ पे भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसी पैराग्राफ को ना, यही पूरा पैराग्राफ को का क्रक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, उसी का क्रक्स, यानी समरी वे में यहाँ पे लिखा हुआ है। किस किस को चेक कर सकते हैं? टैक्सेबल पर्सन के प्लेस को, ट्रांसपोर्टर के प्लेस को, वेयर हाउस के ऑनर के प्लेस को। ठीक है। या फिर कोई और प्लेस भी होगा, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। राइट। तो 67 मैंने यही तो चीज़ें बताई थी आपको लगभग। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो ये पूछा जाता है कि आपसे ये पूछ लेगा कि व्हाट आर द रीजंस, ऐसे कौन से रीजंस हैं कि जिसके अंदर आपको इंस्पेक्शन लग जाएगा। मैंने तो आपको देखो इंस्पेक्शन का मतलब बताया कि इंस्पेक्शन कैसे होगा, है ना।
आपके ऑफिस में आएंगे, आपसे डिटेल्स पूछेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करेंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या नहीं है। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि इंस्पेक्शन ले लगेगा कब? ऐसा क्या कुछ करोगे आप जीएसटी के अंदर? ऐसा क्या आप करोगे जिसके कारण आपके ऊपर इंस्पेक्शन जैसी चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल कर देंगे? तो यही हमें पढ़नी है कि ऐसे क्या चीज़ हम क्या चीज़ करोगे। तो ये यही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम जब सब्जेक्टिव का पेपर आया था तो सब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उन्होंने सबके रीजंस पूछ लिए थे कि ये बताओ कि इंस्पेक्शन ऐसे कौन से बैकग्राउंड्स हैं, ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, ठीक है, ऑन विच ग्राउंड इंस्पेक्शन कैन बी हेल्ड, है ना, ऑन विच ग्राउंड अरेस्ट कैन बी हेल्ड। तो ऐसे ऐसे रीजंस उन्होंने पूछ लिए थे कि कौन से ग्राउंड्स पे आपके इंस्पेक्शन हेल्ड हो सकता है। तो वो आपको लिखने थे। तो वो क्या लिखने थे? वो यही वाले तो ग्राउंड्स लिखने थे। तो ये वही है कि व्हाट आर द रीजंस टू बिलीव, मतलब ऐसा क्या किया होगा आपने, ठीक है। यही ग्राउंड्स हैं हम जो पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है, यहाँ पे देखो ये जो ग्राउंड्स है ना वो दोनों के लिए दिए हुए हैं। एक तो टैक्सेबल पर्सन। अब मैं टैक्सेबल पर्सन का मतलब नहीं बताऊंगा आपको कि टैक्सेबल पर्सन, अभी बिल्कुल लास्ट क्लासेस चल रही हैं आपकी जीएसटी की। स्टिल अगर मेरे को टैक्सेबल पर्सन का मतलब बताना पड़ रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। टैक्सेबल पर्सन वही है जो बिजनेस का ओनर है। और यहाँ पे इस वाले एरिया के अंदर, इस वाले पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे ये बोला गया है कि बिजनेस के ओनर के बारे में बोला गया है। और इस वाले एरिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टर प्लस वेयर हाउस का जो ओनर है उसके लिए बोला गया कि वो क्या करेगा जब उसके ऊपर इंस्पेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो दोनों को हम पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है ये? ऐसा क्या करोगे आप अगर आपने सुप्रेस्ड किया होगा? सुप्रेस्ड का मतलब होता है हाइड करना। अगर आपने हाइड किया होगा या फिर कुछ कुछ किसी चीज़ को ना कम दिखाना, उसे सुप्रेस्ड कहते हैं। अगर आपने सुप्रेस्ड किया है एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी आप क्या कर रहे हो? आप सेल्स को कम दिखा रहे हो। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आप अपनी सेल्स को कम दिखा रहे हो। एक बात, आपने अपनी सेल को कम दिखाया, ठीक है। जितनी आपकी सेल थी 10 करोड़ की, आपने 2 करोड़ की दिखाई। दूसरा, आपने इनकम टैक्स, वो इनपुट टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनपुट टैक्स आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया। आपका इनपुट टैक्स कम बनता था बट आप क्या कर रहे हो? आप अपना इनपुट टैक्स ज़्यादा क्लेम कर रहे हो। क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस, यानी आईटीसी। एक तो सेल आपने कम दिखाई टैक्स बचाने के लिए, आईटीसी आपने ज़्यादा ले लिया, ठीक है। थर्ड, आपने स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक भी लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ गुड्स, आपने स्टॉक की इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ती है कि कितना आपके पास स्टॉक आप मेंटेन कर रहे हो। आप जो स्टॉक है, स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपने कम दी, यानी या फिर आपने स्टॉक को आपने हाइड किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। सेल, ये सेल है, ठीक है, दिस इज सेल। सेल, आईटीसी, स्टॉक, इनमें से कुछ भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जस्ट टू हाइड, जस्ट टू इवेट टैक्स। इवेट टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स की चोरी करना। ये सारी चीज़ें कर रहे हो जस्ट टू इवेट टैक्स। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लगाया जा सकता है। कंपलसरी नहीं है, लगाया जा सकता है। अब ये केस टू केस डिपेंड करता है कि आपका कितना केस, कितना कॉम्प्लेक्स केस है आपका, कितना बड़ा केस है आपका, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है ना। अगर उनको जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि ये यार छोटा सा केस है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा के छोड़ देंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं यार इसके अंदर थोड़ा सा ये कुछ बड़ा केस लग रहा है तो उस केस के अंदर आपके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोविज़न लगा देंगे, ठीक है। और अब ये देख लेते हैं कि वो ट्रांसपोर्टर कब फंसेगा। ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस का जो मालिक है वो कब फंसेगा, उसके ऊपर कैसे लगाएंगे। अगर वो ऐसे वेयर हाउस, जो ये ट्रांसपोर्टर है, ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, या फिर ट्रांसपोर्ट जो 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 ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है, ठीक है, वो कब फंसेगा? जब वो ऐसे गुड्स को रख रहा है अपने पास, ऐसे गुड्स को रख रहा है अपने पास जिसके जिसके ऊपर टैक्स की चोरी की जा रही है। मतलब कि अगर कल को उस वेयर हाउस के मालिक के पास, उस ट्रांसपोर्टर के पास ऐसे गुड्स पकड़े गए
ठीक है, जिसके ऊपर टैक्सेस वगैरह नहीं पे किए गए थे, जिसके ऊपर टैक्स की चोरी की जा रही थी, तो उनको भी फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ले लेंगे। तो ये चीज़ आपको, ये दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए, दोनों चीज़ों के लिए बोल रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब ये मैंने आपका इंस्पेक्शन मैंने आपको बता दिया, इंस्पेक्शन मैंने बता दिया आपको। अब सर्च एंड सीज के बारे में बात करते हैं कि सर्च एंड सीज में क्या क्या किया जा सकता है। अब सेक्शन 67(2) आपका आपका सर्च एंड सीज करने के लिए बात करता है, कहता है कि सर्च करो और सीज कर लो। अब मैंने सर्च एंड सीज, अभी देखो इसकी लैंग्वेज ना बिल्कुल डिट्टो सेम ही है। इससे पहले वाले सेक्शन की देखना क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, यानी ये भी यहाँ पे भी वही कह रहा है कि जॉइंट कमिश्नर से छोटा बंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार ये अब ये इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हो, ये बड़ी चीज़ें है ना, तो एक बड़ी पोस्ट के बंदे ने अथॉरिटी दी होनी चाहिए। तो जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर से छोटा बंदा ना हो। ठीक है, अगर उसके पास रीज़न टू बिलीव है, वहाँ पे भी ये लिखा था रीज़न टू बिलीव है। ठीक है, अगर उसके पास रीज़न टू बिलीव है, क्या बिलीव है कि जो कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनको कॉन्फिस्केशन किया जाना चाहिए, लायबल टू कॉन्फिस्केशन, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कॉन्फिस्केशन, व्हाट इज कॉन्फिस्केशन? कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त कर लेना। ठीक है, उसे टेक ओवर कर लेना, अपनी अपनी कस्टडी में ले आना, उसे कॉन्फिस्केशन कहते हैं। ठीक है, गुड्स लायबल टू, कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनको कॉन्फिस्केशन किया जाना चाहिए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कॉन्फिस्केशन किया जाना चाहिए, या कोई बुक्स हैं, बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी वो जो डॉक्यूमेंट, जर्नल एंट्रीज वगैरह, लेजर्स वगैरह, उन्हें बुक्स कहते हैं। और कुछ कोई ऐसी चीज़ है, थिंग्स, जिनको कॉन्फिस्केशन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो ऑथराइज कर सकता है राइटिंग में कि ऑफिसर को कि वो सर्च करे और ऐसे ऐसी चीज़ों को सीज कर ले, सर्च करे और सीज करे। ठीक है, तो सेक्शन 67(2) के अंदर लिखा हुआ है कि वो सर्च करे और सीज करे ऐसे ऐसे गुड्स, ऐसी चीज, ऐसे गुड्स, ऐसी ऐसी बुक्स, ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसी थिंग्स, जो भी उनको लगता है कि जिनको उनको कॉन्फिस्केट कर लेना चाहिए, तो उनको वो कॉन्फिस्केट कर लेंगे। अब इसी की समरी यहाँ पे थोड़ी सी लिखी हुई है, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे देखो कि ऐसे गुड्स जो लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, या फिर एनी डॉक्यूमेंट या बुक्स या चीज़ें, ठीक है, जो रिलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि जो लॉ आपका जो 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 आपके ऊपर केस चल रहा है, उस केस के अंदर जो भी अगर देखो मान लो हर्षद मेहता का केस सामने आया, तो हर्षद मेहता का केस सामने आके उनको जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि इस डॉक्यूमेंट से, या इस स्टॉक से, इस गुड से, इस डॉक्यूमेंट से, इस बुक से, या इसकी किसी इस चीज़ से हमें हर्षद मेहता के केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो जो चीज़ों में उनको ऐसा लगता है कि इनसे हमें उसके केस के रिलेटेड, उसके केस से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो क्या करेंगे, उस सब को सर्च करते जाएंगे और सीज करते जाएंगे। सर्च का मतलब मैं आपको बता चुका था कि ढूंढेंगे वो। अब वो ढूंढने के लिए उनको अगर कोई दरवाज़ा वगैरह तोड़ना पड़ेगा, उनको गद्दे वगैरह फाड़ने पड़ेंगे, तो दे हैव राइट। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्या कहीं ऐसा कुछ लिखा भी है, जैसा जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, दरवाज़ा तोड़ देंगे। ठीक है, अलमीरा को तोड़ देंगे। ठीक है, क्या ऐसी लैंग्वेज भी क्या लॉ के अंदर लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये लैंग्वेज ये ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि दरवाज़ा तोड़ देंगे, अलमीरा तोड़ देंगे, है ना। ये लैंग्वेज डिट्टो लिखी हुई है लॉ के अंदर कि दे हैव राइट टू ब्रेक द डोर ऑफ एनी रूम, दे हैव राइट टू ब्रेक द डोर ऑफ अलमीरा, ऑफ एनी बॉक्स, कोई भी बॉक्स जो है उसको तोड़ने का, मतलब दे हैव राइट। मैं भी आपको दिखाऊंगा, अभी लैंग्वेज अभी आएगा सेक्शन, उस सेक्शन के अंदर मैं दिखाऊंगा कि उनके पास है पूरा राइट। ये लिखा हुआ है लॉ के अंदर, ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट बोल रखे हैं, जैसे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या बोल रहा है। इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसकी एक कहानी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सीज नहीं कर पा रहे, जैसे मान लो कि अगर हर्षद मेहता के उसमें मतलब
हर्षद मेहता के घर गए सर्च करने के लिए। अब सर्च करते टाइम उनको 4-5 घोड़े मिले, घोड़े, हॉर्स। अब हॉर्स को थोड़ी सीज कर सकते हो आप। कस्टम जो कस्टम कह रहा हूँ, जो जीएसटी ऑफिसर है वो हॉर्स को कैसे सीज करेगा उसको, ठीक है। तो उसके लिए कुछ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे माइंड में कोई और एग्जांपल नहीं आ रहा, तो अभी मैं इसका एक एग्जांपल दे, मान लो हॉर्स उसको उनको मिला, ठीक है, और ऐसे चार हॉर्स खड़े हुए हैं। तो वो अब उनको थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये हॉर्स कहाँ से आया है, हॉर्स क्यों पाल रखे इसने, ठीक है। देखो हॉर्स कोई एक आम वो नहीं है जानवर जिसको पाला जाता है। क्या आपको जनरली दिखते हैं क्या हॉर्स पालते हुए लोग? नहीं दिखते ना। डॉग्स दिख सकते हैं आपको, कैट दिख सकती है, बट आपको क्या हॉर्स दिख सकता है क्या? हॉर्स 4-5 हॉर्स पाले हुए उसने, नहीं। हॉर्स बेसिकली जो जो लोग पालते हैं वो शौकीन लोग होते हैं। अगर आपको आइडिया होगा कि जो हॉर्स लोग पालते हैं वो शौकीन लोग होते हैं। वो या तो वो जैसे गैम्बलिंग वगैरह के लिए पालते हैं, कि जो क्या कहते हैं हॉर्स रेस के लिए पालते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं कि वो अलग ही शौकीन बंदे होते हैं जो घोड़े पालते हैं। ऐसे कोई घोड़े थोड़ी पालता है, आपको दिखता होगा कि घोड़े पाल रहे हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आएगा कि घोड़ा एक ऐसा जानवर थोड़ी है जो लोगों का आप देखते होगे कि उसको पालते रहते हैं लोग, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसको 4-5 जीएसटी ऑफिसर को घोड़े मिले 4-5, तो अब उन्होंने उसको सीज करना चाहते हैं। अब वो जानवर है, जानवर को कैसे सीज कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। उस केस में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इफ़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सीज नहीं कर सकते, है ना, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, किसी कस्टोडियन को, कोई कस्टोडियन वहाँ पे हायर कर दोगे, या फिर ओनर को ही बोलोगे, यानी हर्षद मेहता को ही बोलोगे, देख तेरे पास घोड़े चार घोड़े हैं, तू इसका ध्यान रख, ठीक है, हमारी नज़र में रहेंगे, बाकी ध्यान तेरे को ही रखना पड़ेगा। या फिर किसी कस्टोडियन को अपॉइंट कर देंगे कि ये 4 घोड़ों को तुम ध्यान रखोगे, ठीक है। क्या दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हो तो दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई ऐसी बड़ी मशीनरी है, बहुत बड़ी मशीनरी है, वो उनको मिली। अब उसको सीज करना इज नॉट प्रैक्टिकेबल, ठीक है। उसको सीज करके कैसे लेके जाएंगे? उसको नहीं लेके जा सकते, तो वहीं पे ही किसी कस्टोडियन को बिठा दिया कि देखो ये इसका ध्यान रखिए तू इस मशीन का, बस ये वाली बात है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि वो जो जो ये जितनी भी चीज़ें वो सीज करते हैं, जैसे कि मान लो लैपटॉप लेके गए, आपके ऑफिस में आए, आपके ऑफिस में आके उनको कुछ चीज़ें ऐसी मिली, जैसे लैपटॉप मिला कि उनको ऐसा लगता है कि लैपटॉप में से कुछ इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, कंप्यूटर में से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो क्या वो जो लैपटॉप है एज लॉन्ग एज नेसेसरी, क्या जब तक वो चाहें तब तक अपने पास रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। बट मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जीएसटी ऑफिसर का पर्पस ये नहीं है कि आपके लैपटॉप को उठा लेके अपने पास रख लेना, अपना बना लेना, है ना। उनका पर्पस क्या था? इन्वेस्टिगेशन करना ना। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है तो क्या वो जीएसटी ऑफिसर को जितनी भी उसने चीज़ें सीज करी हैं, क्या वो सीज करी हुई चीज़ें आपको वापस लौटानी चाहिए कि नहीं लौटानी चाहिए? बिल्कुल लौटानी चाहिए। अब हर्षद मेहता की मान लो अगर उसके लैपटॉप उठा लिए उन्होंने, उसके कंप्यूटर उठा लिए, अब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया तो उसको वापस लौटाओ ना। तुम्हारे अपने लिए तुम अब ये थोड़ी है कि तुम अपने लिए अपने पास रख लोगे वो लैपटॉप उसके। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ वैसे इसके अंदर गिवन नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जो जीएसटी ऑफिसर का पर्पस होता है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यू हैव टू रिटर्न बैक। अब उसके बाद बात करते हैं, अच्छा ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो ये मैं इसको मैं डिलीट करवा रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए अगर मैं बहुत सारी चीज़ें को बताऊँगा तो इट्स नॉट, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, जो कुछ सेक्शंस पे बता रहा हूँ, आपको सिर्फ उतना ही याद रखना है, ठीक है। मैं स्लाइड वैसे मैंने शेयर कर दिया आपको, जो मैं आपको इस स्लाइड के अंदर बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही याद, आपको सिर्फ रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इन अ स्टोरी फॉर्म आपको याद कर लेना है, बस उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, राइट। अब ये सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कह रहा था ना कि कहाँ पे लिखा होगा कि ये ब्रेक करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 67(4), इसी सेक्शन पे सेक्शन 67(4) पे ये आपका वो बना हुआ है सॉन्ग, वो जो सॉन्ग था, मेरा इंतकाम देखेगी, इसी सेक्शन पे पूरा बना हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, ऑफिसर ऑथराइज्ड, यानी जिस ऑफिसर को ऑथराइज कर रखा है, वो जो जॉइंट कमिश्नर ने या जो उसका जॉइंट कमिश्नर ने जिस ऑफिसर को ऑथराइज किया होगा, ठीक है,
शैल हैव अ पावर, उसके पास पावर है, क्या पावर है, सील करने की, यानी उसके पास पावर है कि वो उस जगह पे जाके उस जगह को सील कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक, ओपन द डोर, ब्रेक करके या तो वो सील कर सकता है, अगर उसको लगता है कि इसको सील कर देना चाहिए तो सील कर देगा, उसको लगता है कि उस दरवाजे को तोड़ देना चाहिए तो वो भी तोड़ सकता है। देखो लैंग्वेज में लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ऑफ एनी प्रेमिसेस, एनी प्रेमिसेस का मतलब हो गया कि उसको कोई भी जगह, उसको लगता है कि हर्षद मेहता से रिलेटेड कोई भी जगह जो ऐसी है जो उनको लगता है कि वहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, चाहे उसका घर हो, चाहे उसका ऑफिस हो, चाहे उसका कोई भी हो, कुछ भी हो, जो उनको ऐसा कुछ लगता है कि इनके थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो उसको सील भी कर सकते हैं। और अगर वो सील नहीं करना चाहते, ब्रेक करना चाहते हैं, तो दे कैन ब्रेक ओपन, ब्रेक करके ओपन कर सकते हैं उस डोर को। उसके बाद टू ब्रेक ओपन एनी अलमीरा, ये लिखा है कि नहीं लिखा, बोलो, अलमीरा, ब्रेक ओपन एनी अलमीरा, यानी उसकी अलमारी वगैरह जो होगी उसकी, वो भी तोड़ देंगे। तो पूरी ये सारी चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर। अब ये नहीं है कि मैं अपने उससे कह रहा था कि भाई ऐसे हो जाता है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर, और यही तो इतनी तगड़ी पावर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को भी तोड़ सकते हैं। मतलब अगर अगर उनको लगता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी तोड़ सकते हैं, यानी उनको लगता है कि ये लैपटॉप को तोड़ना चाहिए, लैपटॉप को तोड़ देंगे, उसके फ़ोन को तोड़ देंगे, ठीक है, या सील भी कर सकते हैं। दोनों में से ऑप्शन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सील और ब्रेक, सील और ब्रेक, यानी या अगर वो चाहते हैं कि उसके लैपटॉप को सील करना तो लैपटॉप को सील कर लेंगे, अगर तोड़ना चाहते हैं तो दे कैन ब्रेक ऑल्सो, लिखा है ना। उसका फ़ोन को तोड़ना चाहते हैं, फ़ोन को तोड़ देंगे, उसको बोलेंगे तू फ़ोन नहीं उठाएगा, ठीक है। या बॉक्स, बॉक्स क्या होता है, बॉक्स होता है कि जो रैक वगैरह होते हैं ना, उन्हें कहते हैं बॉक्स बेसिकली। यहाँ पे बॉक्स का मतलब वही है कि रैक वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो लिखी हुई हैं इसके अंदर। मैं कुछ खुद 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 कुछ भी मैं अपने आप से नहीं कह रहा था कि ऐसी चीज़ें होती हैं। सेक्शन 67(4) ये इतनी बड़ी पावर देता है उस ऑफिसर को कि वो ये सब चीज़ें कर सकता है, ठीक है। सीएनजी 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 कितने सारे स्टिकर लगा। ओके और उसके बाद सेक्शन 67(5) अगर मैं बात करूं, सेक्शन 67(5) क्या कह रहा है, सेक्शन 67(5) ये बोलता है पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी एनी डॉक्यूमेंट आर सीज्ड shall be entitled to make copy thereof or take the extract thereof in the presence of the authorized officer। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो अब हर्षद मेहता के बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, हर्षद मेहता के जो डॉक्यूमेंट्स थे बहुत सारे, या लैपटॉप वगैरह थे, लैपटॉप वगैरह की कुछ चीज़ें थी, है ना, वो उन्होंने सील कर लिए। अब हर्षद मेहता कहने लग गया कि यार कि मैं एक बात बताओ, आप मेरे सारी चीज़ें अगर आप सील कर लोगे तो मैं बिज़नेस कैसे करूँगा। अब हो सकता है कि आपके इन्वेस्टिगेशन में 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, तो मैं बिज़नेस कैसे करूँगा। अरे मेरे को इसकी कॉपी तो लेने दो कम से कम, कह सकता है ना, मुझे कॉपी तो लेने दो, इसकी फ़ोटो कॉपी करने दो मुझे, मैं आप ये सारी चीज़ें ले जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, बट मुझे इसकी कॉपी तो करने दो कम से कम, क्योंकि ये चीज़ें मेरे बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, बोल सकता है ना। तो यस, तो उस केस के अंदर सेक्शन 67(5) के अंदर उसको कॉपी वो कर सकता है, टू मेक कॉपी, देखो लिखा हुआ है टू मेक कॉपीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक कॉपीज़ देयर ऑफ और टू टेक एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम, ठीक है, कॉपीज़ वगैरह कर सकता है किसके सामने, प्रेजेंस ऑफ अथोराइज ऑफिसर, बट वो अकेले नहीं करेगा, अकेले नहीं करेगा, उस जीएसटी ऑफिसर उसके साथ में होना चाहिए, जीएसटी ऑफिसर के सामने ही वो उसकी कॉपी लेगा। अगर वो फोटो स्टेट करना चाहता है तो फोटो स्टेट कर ले, पेन ड्राइव से कॉपी करना चाहता है तो पेन ड्राइव से कॉपी कर ले। तो एट सच प्लेस सच टाइम सच ऑफिसर में इंडिकेट, अब वो ये जो कॉपी करने का टाइम भी है ना, वो ऑफिसर ही बताएगा, यानी कब कॉपी करना है, कब आपको क्या कहते हैं उसका एक्सट्रैक्ट वगैरह लेना है, ठीक है, वो जीएसटी ऑफिसर ही बताएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथोराइज ऑफिसर, उसके ऑथोराइज ऑफिसर के सामने ही कॉपी किया जाएगा, है ना, और उसी प्लेस पे किया जाएगा जहाँ पे उसने, उसी प्लेस और उसी टाइम पे किया जाएगा जहाँ पे उसने बोल रखा होगा। अब ये सारी चीज़ें बोल रखी हैं, आपको ये सारी चीज़ें लॉजिकल नहीं लग रही, कुछ सोचो, बिल्कुल लॉजिकल है यार। वो ऐसा हो सकता है कि यार उसको अकेले दे दिया, उसने बोला कि भाई लैपटॉप दिखाना, लैपटॉप दिखा दिया, उसने चीज़ें डिलीट कर दी, नहीं ना, उसके सामने कोई बंदा बैठा होना चाहिए ना,
अब हर्षद मेहता के सामने कोई बंदा बैठा होना चाहिए, साथ में बंदा बैठेगा, वो कॉपी करना है तो भाई उसके सामने कॉपी कर दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि उसने कॉपी के लिए मांगा, सारा डाटा डिलीट कर दिया, विंडो उड़ा दी उसने। तो ये सारी चीज़ें लॉजिकल है। आपको अगर आप एज अ स्टोरी फॉर्म में, एक मूवी के फॉर्म में समझोगे ना, ये पूरा चैप्टर जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स लाइक मूवी। ठीक है, आप इसको मूवी की तरह समझो, है ना, एक केस की तरह समझो। कोई भी, चाहे हर्षद मेहता का केस लेना चाहते हो आप, चाहे विजय माल्या का लेना चाहते हो, नीरव मोदी का लेना चाहते हो, किसी का भी क्या आप लेना चाहते हो, आप किसी का भी एक केस लेके आप उसको केस स्टडी की तरह एक तरह से समझो, आप इसको मूवी की तरह समझो, आपको चीज़ें याद रहेंगी आपको। ठीक है, सारी चीज़ें आपको सेक्शन अगर याद नहीं करने, मैं ये नहीं बोलूँगा अगर आपको सेक्शन याद करने तो सेक्शन याद करो, नहीं, दैट्स ऑल ओके कि अगर आप सेक्शन याद नहीं करना चाहते मत करो, बट एक स्टोरी के फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद अब ये बोल रखा है सीज गुड्स को रिलीज़ वगैरह कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा मैंने बोला था ना कि गुड्स को जो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, जो जो सीज गुड्स हैं उसको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा बाद में, तो ये आपके लिए इतना नहीं है। बस आप इतना जानो कि एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, यू हैव टू रिटर्न बैक। तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से ये डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, जितना मैंने आपको पढ़ा है उतना ही पढ़ना है। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ऑफ मूवमेंट ये भी नहीं करना आपको। अब ये अरेस्ट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो स्लाइड है, जैसे ये आपकी जो अरेस्ट है, आपको रिलीज कर दिया जाएगा बेल पर। अगर आप अरेस्ट हो जाते हो तो अरेस्ट होने के बाद आपको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए ये मैं डिलीट करा रहा हूँ। ये बाकी की सारी स्लाइड देखो, मैंने मोस्टली स्लाइड से डिलीट करा दी। ठीक है, बस हमें एक स्लाइड पढ़नी है, अब एक ही स्लाइड पढ़नी है और ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट है। वो कौन सा चैप्टर, कौन सा वो है, अरेस्ट वाला। एक बार बस अरेस्ट वाला है क्या, बस वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यस, पावर टू अरेस्ट। अब देखो, आपका सीज वगैरह हो चुका है, सर्च हो चुका है, क्या अब अरेस्ट भी आपके ऊपर, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, एडिटेड पीपीटी मैं एक बार शेयर कर दूंगा, जहाँ तक कि आपको पता लगेगा कि हाँ, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं रीड आउट करनी, राइट। ओके, अच्छा 1 मिनट दो, मैं चार्जर लगा लूँ लैपटॉप का। वेयर इज चार्जर? अच्छा, अरेस्ट किया ना, अरेस्ट के यहाँ पे सेक्शन कौन सा? 69 सेक्शन है अरेस्ट का। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इसके अंदर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे 69 का जो सेक्शन है उसके अंदर ये बोल रहा है कि कौन इसको कौन ऑथराइज कर रहा है? कमिश्नर बोल रहा है, कमिश्नर। यहाँ पे इसने ये नहीं बोला जॉइंट कमिश्नर, वहाँ पे कह रहा था जॉइंट कमिश्नर या फिर उससे ऊपर का बंदा। यहाँ पे क्या कह रहा है? कमिश्नर। कमिश्नर कौन होता है मैं आपको बता रहा था, कमिश्नर सबसे हायर पोस्ट होती है जीएसटी ऑफिसर की। जीएसटी ऑफिसर के जीएसटी जितने भी जो जीएसटी ऑफिसर की हायरार्की होती है, सबसे जो हायर पोस्ट होती है वो होती है कमिश्नर की, और सबसे जो लोअर पोस्ट होती है वो होती है इंस्पेक्टर की। अब मैं पियोन वगैरह को काउंट नहीं कर रहा, कहीं बोलो पियोन वगैरह को भी काउंट करो, मैं पियोन वगैरह के उनको काउंट नहीं कर रहा, मैं एक जीएसटी ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। जीएसटी ऑफिसर के अंदर जो सबसे लोअर पोस्ट होती है वो इंस्पेक्टर की होती है, सबसे हायर पोस्ट होती है वो कमिश्नर की होती है। फिर उससे नीचे आता है आपका डिप्यूटी कमिश्नर आता है, फिर उससे नीचे आता है असिस्टेंट कमिश्नर आता है, फिर आता है एडिशनल कमिश्नर आता है, फिर आता है जॉइंट कमिश्नर आता है, फिर उसके बाद आपका फिर उसके बाद एक और बंदा आता है शायद से, और फिर इंस्पेक्टर आता है, ऐसे कुछ। मतलब ये पूरी हायरार्की चलती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कमिश्नर की बात कर रहा है ये, राइट। अब क्या बोल रहा है कमिश्नर? देखो, कह रहा है कि कमिश्नर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट अ पर्सन हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस। कह रहा है कि अगर कमिश्नर को ऐसा लगता है, रीज़न टू बिलीव, देखो यहाँ पे भी कह रहा है। अब यहाँ पे रीज़न टू बिलीव का मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब यही है कि उसके पास कोई प्रूफ है, किसी पर्सन ने कमिट किया है कोई ऑफेंस जो स्पेसिफाई कर रखा है। जो कहाँ स्पेसिफाई कर रखा है? क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी। कौन से सेक्शन के? 132, 132 सेक्शन के क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी के अंदर अगर कोई ऑफेंसेस दिए हुए हैं, यानी 132 सेक्शन के अंदर कुछ ऑफेंसेस दिए हुए हैं, अगर उन कुछ ऑफेंसेस का मतलब कि कुछ कांड,
अगर इन कांड में इन 132 के जो 4 कांड दिए हुए हैं, अगर उन कांड में से आपने एक कांड किया है तो उस केस में आपके ऊपर अरेस्ट का आपको वारंट आपके लिए लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब 132 कहाँ है, ये रहा 132। इसके ये 4 कुछ कांड है, ये रहे, यही आपको पढ़ने हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। पढ़ उससे पहले क्या देख लेते हैं। तो ही में ऑर्डर ऑथराइज एनी पर्सन टू अरेस्ट सच पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको ऑथराइज कर देगा कि उसको पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अरेस्ट। अच्छा, एक बात बताओ, जो ये जीएसटी ऑफिसर है, ठीक है, क्या यही सज़ा सुनाएगा क्या? सज़ा क्या यही सुनाएगा क्या? नहीं, सज़ा तो कोर्ट से सुनाया जाता है। सज़ा हमेशा आपको जब भी कोई पनिशमेंट दी जाएगी, कितने साल की जेल होनी है आपको, 6 महीने की जेल होनी है, 1 महीने की जेल होनी है, साल भर की होनी है, 2 साल की होनी है, 3 साल की होनी है, 10 साल की होनी है, आपको जो सज़ा सुनाई जाएगा, क्या ये जीएसटी ऑफिसर सुना देगा क्या? नहीं, सज़ा हमेशा हमेशा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सज़ा हमेशा आपके कोर्ट के थ्रू होती है। ये तो ऑफिसर है कि आपको पकड़ने जाएगा, बस आपको अरेस्ट करने जाएगा आपको, और अरेस्ट करने के बाद 24 घंटों के अंदर, 24 आवर्स, आपके अरेस्ट करने के बाद, आपको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर कोर्ट में लेके जाएगा। उस कोर्ट ये मैजिस्ट्रेट, व्हाट इज मैजिस्ट्रेट? मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना कोर्ट का स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो, आपको कोर्ट का यहाँ पे आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज के लिए सुन लो, एग्जाम में नहीं कोई आएगा वैसे। देखो, कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, आपने ये तो सुना ही होगा कि सबसे ऊपर, आई थिंक बीच में वॉइस ब्रेक हो गई, आपने कोर्ट के बारे में सुना ही होगा, सबसे ऊपर जो कोर्ट होता है वो कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। उससे नीचे हाई कोर्ट होता है। फिर उसके बाद ना हाई कोर्ट से नीचे ना बहुत सारी लेयर होती है कोर्ट की, अलग अलग कोर्ट होते हैं। जैसे कि सेशन कोर्ट, एक होता है सेशन कोर्ट, एक होता है स्पेशल कोर्ट। सेशन अलग है, स्पेशल अलग है। एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है आपका एक होता है ट्रिब्यूनल, जिसके अंदर कंपनी के केसेस जाते हैं। ठीक है, एनसीएलटी जिनको बोला जाता है, ट्रिब्यूनल बोला जाता है। ठीक है, एक होता है डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कोर्ट बनाए गए हैं। आप तो सिर्फ सामने एक ही कोर्ट देखते होगे, अच्छा ये कोर्ट है, आप ये ऐसे कोर्ट देखते होगे, नहीं, सबके कोर्ट। क्या आपको क्या लगता है कि किसी भी कोर्ट में जब भी कोई केस हो, किसी भी कोर्ट में रोड होके आप जा सकते हो क्या? मान लो कभी कुछ हो गया किसी के साथ, तो क्या वो किसी भी कोर्ट में घुस सकता है क्या? नहीं ना, सबके कोर्ट अलग अलग फंक्शन के हिसाब से दे रखे हैं। जैसे फैमिली कोर्ट, अगर फैमिली के अंदर कोई झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, डिवोर्स केस होता है, वहाँ पे अगर मान लो किसी का डिवोर्स हो रहा है, तो वो क्या वो ट्रिब्यूनल में चला जाएगा क्या? नहीं जा सकता वो। या सेशन कोर्ट में चला जाएगा? नहीं जा सकता, वो फैमिली कोर्ट के अंदर जाएगा। यानी हर किसी के काम के लिए अलग अलग कोर्ट बना रखे हैं। या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा? नहीं, सबके लिए एक स्पेसिफिक लेयर बना रखी है, उसी लेयर के अंदर आपको जाना होता है। फिर उसके बाद एक और होता है कोर्ट, जिसको बोलते हैं मैजिस्ट्रेट। ये भी कोर्ट ही है, मैजिस्ट्रेट भी एक कोर्ट ही है, जहाँ पे आपका मैजिस्ट्रेट, क्योंकि वहाँ पे मैजिस्ट्रेट बंदा बैठता है, उसकी पोस्ट को बोलते हैं मैजिस्ट्रेट, इसलिए उस कोर्ट को मैजिस्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, ये भी कोर्ट ही है। अब ये मत सोचना ये कोई बंदा है, किसी बंदे के पास भेज रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कोर्ट। ठीक है, तो बट इसमें क्या होता है, ये छोटा कोर्ट होता है भाई, बेसिकली ये सबसे छोटा कोर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सज़ा सुनाई जाती है ना, वो लगभग 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है, और सबसे पहले इन्हीं के पास भेजा जाता है। अब ये मैजिस्ट्रेट क्या है, ये छोटा कोर्ट है। अब लेस देन 1 मिनट बचा है, एक बारी आप रिज्वाइन करना, मैं इसकी बात को कंप्लीट करता हूँ, फिर इसके बाद ये पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स है जिसमें अरेस्ट हो सकते हैं, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। बस वो 5 मिनट का और है चैप्टर, फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ थोड़ा सा रिज्वाइन जल्दी करना, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है हम लोग। मैं आपको अरेस्ट के बारे में बता रहा था। तो अरेस्ट के लिए मैंने आपको बोला था कि जब भी वो जीएसटी ऑफिसर जब उसको पकड़ेगा ना, उसको पकड़ने के बाद 24 घंटों के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट मैंने क्या बोला, कोर्ट है वो। ठीक है, वो ये सबसे छोटा कोर्ट होता है। जैसे एक होता है ना कि एक पेशेंट बीमार होता है, तो सबसे पहले उसको एक छोटे हॉस्पिटल में लोग लेके जाते हैं, है ना। फिर जैसे मान लो कोई छोटा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, किसी छोटे हॉस्पिटल ले गए, जैसे
कोई भी मान लो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मान लो हाथ जोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे से नहीं हो सकता, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो एम्स वगैरह जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उन वहाँ रेफ़र किया जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता है कोर्ट के अंदर। मैजिस्ट्रेट एक ये छोटा कोर्ट है ये, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। अब क्या होगा अगर मान लो हर्षद मेहता को पकड़ा गया और हर्षद मेहता को पकड़ने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि भैया ये बंदा तो 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा रखता है, तो फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा सेशन कोर्ट के अंदर। अब सेशन कोर्ट जो होता है ना वो सज़ा सुनाता है उससे रिलेटेड जो क्या कहते हैं जो बड़ी सज़ा होती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जाएगा तो हर्षद मेहता मैजिस्ट्रेट के पास ही, सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, फिर मैजिस्ट्रेट ये तय करता है कि इसको यहीं पे सुलटाना है या फिर किसी बड़े कोर्ट के पास भेज देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस, अब आपको ये नहीं याद रखना कि किसके पास किसके कौन भेजता है, बस इतना याद रख लो कि 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के पास उसको हाजिर करना है, बात खत्म, राइट। उसके बाद ऐसे कौन कौन से ग्राउंड है, ये लास्ट जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 4 पॉइंट है ना आपको लगेंगे या तो बहुत, ये तो बिल्कुल छोटे से पॉइंट है, बट इसके अंदर मैं ये चीज़ एक बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और चीज़ आप ऐड कर लो, यहाँ पे एक और चीज़ आप ऐड कर लो। क्या चीज़ आपको ऐड करनी है कि ये जो केस हो, ये जो कुछ इनमें से 4 चीज़ें ना हो रही होंगी, लेकिन वह बहुत बड़े लेवल पे हो रही होंगी। जैसे कि इनमें लाखों का बात नहीं होगी, इनके अंदर करोड़ों की बात होगी, करोड़ों का कुछ टैक्स का फ्रॉड किया जा रहा होगा, उस केस में इनको पकड़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बारी आप इन 4 पॉइंट्स को रीड आउट करो, बहुत इजी पॉइंट है, आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बारी 2 मिनट में दे रहा हूँ, आप रीड करो, फिर उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। 2 मिनट जस्ट दे रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि सप्लाई एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर आप सप्लाई कर रहे हो ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विसेज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस, यानी आप क्या कर रहे हो, आप गुड्स को बेच रहे हो और सर्विसेज को बेच रहे हो बिना बिल के, ठीक है। और क्यों ऐसा कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर सको, टैक्स की चोरी कर सको, आप बिना बिल के अपने गुड्स को अपनी सर्विसेज को बेच रहे हो ताकि टैक्स की चोरी कर सको, तो उस केस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अब आप बोलोगे जो कॉलेज के सामने जो मैसी अंकल है वो भी तो बिना बिल के ही बेचते हैं पास्ता, अरे वो तो बंदा एलिजिबल ही नहीं है ना रजिस्ट्रेशन के, उसकी उनकी 40 लाख ही नहीं है, 40 लाख रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए जीएसटी के अंदर, जब उनकी है ही नहीं तो वो उनको कहाँ से, उनके ऊपर ये प्रोविज़न कहाँ से लगेगा, है ना। तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि ये जो केस होना चाहिए ना, ये भारी मात्रा में कुछ बड़ा केस होना चाहिए, ठीक है, छोटा सा केस नहीं होना चाहिए। दूसरा, पहला तो ये केस था कि आपने गुड्स वगैरह बेचे बिना बिल के, दूसरा केस है कि आपने फेक बिल बना दिया, गुड्स वगैरह नहीं बेच रहे आप, बिल बना रहे हो आप फेक, विदाउट सप्लाइंग ऑफ गुड्स आप बिल बना रहे हो फेक, यानी फेक आप सेल के बिल बना रहे हो, फेक आप परचेज के बिल बना रहे हो, एक्चुअल में खरीद नहीं रहे हो आप, ठीक है, आप फेक बिल बना रहे हो, तो अगर फेक बिल बनाओगे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तीसरा, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट उन फेक बिल पे रेफर टू इन क्लोज बी, यानी जो क्लोज बी के अंदर लिखा हुआ है, ये जो क्लोज बी है ऊपर, ये जो क्लोज बी है, ये क्लोज बी तो है ये ऊपर, ये जो क्लोज बी के अंदर आपने जो फेक बिल बनाए, उस फेक बिल के बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, आपने जानबूझ के परचेज के बिल बना लिए झूठे, और उस परचेज के बिल पे आपने क्या कर रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, तो उस केस में भी आपको जेल में डाल देंगे। उसके बाद लास्ट है कलेक्ट एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल टू पे, लास्ट है कि आपने कस्टमर से तो आपने टैक्स रिसीव कर लिया बट गवर्नमेंट को पे करना भूल गए, भूल नहीं गए, नहीं पे कर रहे आप लोगों से तो जीएसटी रिसीव कर रहे हो, वो जो जीएसटी आपने रिसीव किया वो क्या आपका पैसा है क्या, नहीं, किसका पैसा है, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को दो ना, फिर गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो अगर आप, तो क्या करेंगे फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपके ऊपर, गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देगी। तो अगेन मैं बोलूँगा कि ये डिपेंड ऑन क्या है कि केस टू केस डिपेंड है, अगर ये केस बहुत बड़ा केस है तो ही आपको जेल में डाला जाएगा, अगर बड़ा केस नहीं है तो फिर जेल में क्यों डालेंगे, ठीक है। 1000-2000 रुपये का केस होगा तो उसमें आपको थोड़ी उसके लिए आपको जेल में डाल देंगे, उसमें आपको पेनल्टी लगा के छोड़ देंगे आपको, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट क्लास में हमारे पास सिर्फ एक दो क्लासेस बची हैं, आपको पता होगा।